हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी विषय की हमसफर सुनीता। आज हम नया रास्ता के 10वें अध्याय को जारी यानी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। भाई देखो, अब तो मीनू तैयार हो गई है, उसे परफॉर्मेंस जो देना है, इसलिए उसने खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और जैसे उसका नाम बुलाया गया तब उसके हृदय की धड़कन क्या हुई और अधिक तीव्र हो गई। लेकिन फिर भी उसमें बहुत उमंग थी, उमंग यानी चाह थी, चलो आज कुछ कर दिखाना है। नृत्य करते समय उसके पैरों की ताल व हाथों की थिरकन विशेष तौर पर देखने योग्य थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती थी। उसका नृत्य समाप्त होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। हर कोई उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। देखो, अब नृत्य तो शुरू हो गया। वह नृत्य करते समय उसके पैर इतने थिरक रहे थे कि देखने योग्य थे। इसका तात्पर्य यह है कि वह बहुत सुंदर तरह से नृत्य कर रही थी। अपने नाजुक बदन को वह हर दिशा में आसानी से मोड़ लेती थी। इससे यह पता चलता है कि वह कितने आसानी से नृत्य कर रही है, कितना उसने रियाज किया है, इसलिए तो वह बड़ी आसानी से अपने शरीर को वह हर दिशा में मोड़ रही है। उसका नृत्य समाप्त होने पर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हाँ भाई, इतना सुंदर नृत्य जो मीनू ने किया था, इसलिए सभी ने बहुत सारी तालियां बजाई और उस तालियों की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा। हर कोई उसके नृत्य की प्रशंसा कर रहा था। जो भी वहाँ देखने आया था सभी उसके प्रशंसा कर रहे थे। मीनू को उस दिन कितनी प्रशंसा का अनुभव हो रहा था। विशेष प्रसन्नता उसे उस समय महसूस हुई जब मुख्य अतिथि ने उसे पुरस्कार देते समय उसकी प्रशंसा की थी। साथ ही पास खड़ी उसकी अध्यापिका ने भी मुख्य अतिथि से कहा था कि यह लड़की प्रत्येक कार्य में कुशल है, पढ़ाई में भी सदैव प्रथम ही आती है। देखो, मीनू को ज़्यादा प्रसन्नता इसलिए हुई क्योंकि जब मुख्य अतिथि उसको पुरस्कार दे रहे थे और वह खुद उसकी प्रशंसा कर रहे थे और साथ ही साथ जो स्कूल की अध्यापिका थी उन्होंने भी उस मुख्य अतिथि से कहा कि यह लड़की हर कार्य में कुशल है और पढ़ाई में भी हमेशा प्रथम आती है। इसी कारण मीनू बहुत खुश थी। यह सुनकर मीनू का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। घर पहुंचते ही उसने वह पुरस्कार माँ को दिखाया था और अत्यधिक उत्तेजित होकर माँ से लिपट गई थी। देखो, घर जाते समय तो उसका हृदय बहुत प्रसन्न था। घर पहुंचने पर उसने सबसे पहले वह पुरस्कार अपनी माँ को दिखाया और वह इतनी उत्तेजित हो गई थी कि जाके अपने माँ से लिपट गई। अभी वह अतीत की स्मृति में ही खोई हुई थी कि कमरे में माया ने प्रवेश किया। मीनू को चुपचाप पड़ी देखकर वह उसके पास आई और उससे शादी की बातें पूछने लगी। देखो, यह सब मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी और वह सोच रही थी कि मैं पहले भी कैसे नृत्य करती थी और कैसे मुझे सब उत्तेजित करते थे। वही बात वह याद कर रही थी कि तभी कौन आया था। तो अंदर हॉस्टल की उसकी फ्रेंड माया आई और वह चुपचाप वहाँ खड़ी होकर देख रही थी। फिर वह उसके मीनू के पास आकर उससे शादी के बारे में पूछने लगी। माया बोली, कहो मीनू, कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। देखो बच्चों, यह भी पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? तो यहाँ पे वक्ता है माया और श्रोता है मीनू, क्योंकि माया मीनू से कह रही है कि कैसी रही नीलिमा की शादी? खूब मस्ती हुई होगी शादी में। वह पूछ रही थी कि शादी में क्या क्या हुआ था। यह बात वह माया मीनू से पूछ रही है। हाँ, मीनू ने कहते हुए गर्दन हिला दी। मीनू ने भी कहा, हाँ बहुत अच्छी हुई, आओ बैठो माया। कहते हुए वह स्वयं पलंग के एक ओर बैठ गई और माया को बैठने के लिए स्थान दिया। हाँ, लेटी लेटी अतीत की स्मृतियों में मीनू खोई थी। जब माया आती है और पूछती है नीलिमा की शादी कैसी हुई, तो तुरंत मीनू उठ जाती है पलंग से और एक कोने में बैठती है और माया को वह जगह थोड़ी करके देती है बैठने के लिए। माया कुछ देर मीनू के पास बैठी, उससे हंसी मजाक की बातें करती रही और फिर
पास में पड़े अपने पलंग पर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू की थकान भी उतर चुकी थी। उसने पलंग से उठकर अपना मुंह धोया और पढ़ने के लिए बैठ गई। देखो अब दोनों ने बहुत सारी बातें तो कर ली, हंसी मजाक भी हो गया। फिर माया तुरंत उठ गई और अपने पलंग पे जाकर बैठकर पढ़ने लगी। मीनू भी अभी थोड़ी देर लेटी हुई थी तो उसकी थकान भी अब निकल चुकी थी, इसलिए वह भी पलंग से उठी, मुंह हाथ धो लिए और वह भी पढ़ाई करने बैठ गई। 10 दिन के बाद मीनू के कॉलेज का वार्षिक महोत्सव था। कॉलेज व हॉस्टल दोनों में काफ़ी चहल पहल थी। कॉलेज में भी नाटकों और कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा था। देखो अभी कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रम ने कॉलेज का जो वार्षिक महोत्सव है, जिसे हम अंग्रेजी में एनुअल डे कहते हैं, वह कितने दिन के बाद था? 10 दिन के बाद। इस कारण कॉलेज व हॉस्टल दोनों ही तरफ चहल पहल थी। अब दोनों तरफ क्यों थी? हाँ भाई, जो लड़कियां दूर से पढ़ने के लिए आती है वह हॉस्टल में रहती है, और हॉस्टल में सिर्फ रहने की जगह रहती है, कॉलेज में तो जाना पड़ता है। इसलिए जब भी वक्त मिलता था वह कॉलेज में थोड़ी सी प्रैक्टिस करती थी लड़कियां, और बाकी का वक्त वह हॉस्टल में रहती थी, इसलिए वह वहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती थी। इसलिए कहा है कि कॉलेज और हॉस्टल दोनों में काफ़ी चहल पहल थी। कॉलेज में भी नाटकों और अन्य कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी, परंतु मीनू में कोई उत्साह नहीं था। देखो अब यहाँ पे तो इतनी जोरों शोरों से तैयारी चालू है, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मीनू में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन माया ने मीनू से कहा, मीनू कथक का तो तुम्हें काफ़ी अभ्यास होगा, फिर भी 1-2 बार तो करके देख ही लो। देखो माया कहती है, मीनू वैसे तो तुम कथक का तो बहुत अभ्यास किया है तूने, लेकिन फिर भी 1-2 बार तुम कर लेती तो अच्छा रहता। तब मीनू को लगा कि कथक नृत्य किए हुए उसे कई महीने हो गए हैं, इसलिए उसे 3-4 बार तो नृत्य का अभ्यास कर ही लेना चाहिए। हाँ, तो मीनू को भी लगता है कि मुझे भी तो कथक नृत्य करके कितने सारे महीने हो चुके हैं, तो मुझे 1-2 क्या 3-4 बार नृत्य का अभ्यास करना चाहिए। उस दिन तो वह थकी हुई थी। फिर हॉस्टल में नृत्य की संगत करने के लिए तबला व हारमोनियम भी तो नहीं था, इसलिए उसने निश्चय किया कि कल वह कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास करेगी। देखो कथक के लिए क्या ज़रूरी होता है? कथक के लिए तबला और हारमोनियम ज़रूरी होता, और वह हॉस्टल में तो नहीं हो सकता। इसलिए मीनू कहती है कि मैं वैसे भी आज तो थकी हुई हूँ, तो फिर कॉलेज में ही मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। 4 दिन तक मीनू ने कॉलेज में ही नृत्य का अभ्यास किया। सोमवार का दिन था। मंगलवार को वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा था। कॉलेज के लड़के व लड़कियां सभी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, कुछ केवल दर्शक मात्र बनकर ही इधर उधर टहल रहे थे। देखो अब 4 दिन प्रैक्टिस तो कर रही है मीनू कॉलेज में रोज। सोमवार का दिन था और मंगलवार को क्या था? वार्षिक महोत्सव था। कॉलेज के लड़के और लड़कियां सभी में तो विशेष उत्साह नजर आ रहा था। कुछ लड़के थे कि जो वह कार्यक्रम में भाग ले रहे थे और कुछ तो नहीं ले रहे थे, तो फिर वह दर्शक बनकर देखने के लिए आए थे, इसलिए वह इधर उधर टहल रहे थे। एक कमरे में मीनू भी नृत्य का अभ्यास कर रही थी। उसकी कुछ सहेलियां वहीं पर बैठी उसका नृत्य देख रही थी। तभी चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम का नाम सुनते मीनू की हृदय गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। देखो बच्चों, यह पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्दी से हाईलाइट कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जब मीनू प्रैक्टिस कर रही थी, अभ्यास कर रही थी नृत्य का, और वह जब नृत्य का अभ्यास कर रही थी तभी कुछ सहेलियाँ भी वहाँ पे बैठी थी। तभी कौन आया? तभी एक चपरासी, जिसे हम आज प्यून भी कहते हैं, वह दरवाज़ा खटखटाता है। मीनू के नाम से मीरापुर से क्या आया था? एक टेलीग्राम। देखो बच्चों, आजकल तो हम टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, बंद हो चुका है, लेकिन पहले के ज़माने में टेलीग्राम आया करता था। यहाँ पे छोटा सा एक मैसेज टाइप करके आता था। कुछ भी इमरजेंसी हो और जल्द से जल्द हमें यदि वह संदेश पहुँचाना होता है तो हम टेलीग्राम के माध्यम से वह पहुँचाया जाता था।
इसलिए मीनू के नाम मीरापुर से एक टेलीग्राम आया था। टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज हो गई। देखो यहाँ पे पूछा भी जाता है सवाल कि टेलीग्राम का नाम सुनते ही मीनू की हृदय गति तेज क्यों हो गई। वह इसलिए हो गई क्योंकि तब के ज़माने में जब भी टेलीग्राम आता था तो हमेशा कोई भी बुरी बात हो उसका संदेश देने के लिए ही टेलीग्राम का यूज़ किया जाता था। मानो जैसे कोई बीमार हो या फिर कोई गत प्राण हो गया हो, ऐसे कुछ भी बातें हो तो वह जल्द से जल्द सामने पहुंचाने के लिए इस टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए टेलीग्राम किसी के भी नाम आता था तो पहले थोड़े डर ही जाते हैं सभी। इसलिए मीनू भी डर गई। उसे लगा रहे अभी तो मैं आई थी मीरापुर से और तुरंत मेरे नाम का टेलीग्राम आ गया। यह बात सुनते ही उसके हृदय की गति तेज हो गई। मीनू को घबराहट सी होने लगी। मैं फिर कह रही हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। अभी कुछ दिन पहले ही तो वह मीरापुर से होकर आई है। आखिर क्या बात है? मीनू की कुछ समझ में ही नहीं आया। डाकिये से टेलीग्राम लेते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने झटपट तार खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, फादर इल कम सून। पिताजी बीमार है, जल्दी आ जाओ। देखो मैंने अभी कहा था पहले के ज़माने में ऐसे फ़ोन बिन पे बातें नहीं हुआ करती थी। जैसे आज माध्यम है, हमारे पास मोबाइल है, तब नहीं होता, तब पत्र ही भेजा जाता था। लेकिन यदि पत्र में कुछ पिताजी बीमार है या फिर उन्हें कुछ होगा यह बात हम भेजते थे तो पत्र मिलने में लगभग 5-6 दिन लग जाते थे, कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी दिन लग जाते थे। तब टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें छोटा सा पंक्तियाँ टाइप की जाती थी, 2 या 3 शब्द ही लिखे जाते थे। इसलिए इमरजेंसी के टाइम ही टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। और वही हुआ, टेलीग्राम लेने में मीनू हिचकिचा रही थी, उसके हाथ काँप रहे थे क्योंकि उसे पता था टेलीग्राम यानी आया है यानी कोई बुरी खबर होगी। इसलिए उसने झटपट तार खोलकर पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? तो उसमें लिखा था, फादर इल कम सून, यानी पिताजी बीमार है, तुम जल्दी चली आओ। थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती तो मुझे नहीं बुलाया जाता, कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई होगी। वो अपने घर जाने के लिए बेचैन होते। उसे पता था टेलीग्राम तो ऐसे नहीं भेजेंगे। यदि थोड़ी बहुत खराब होती तबीयत तो टेलीग्राम थोड़ी ना भेजते, लेकिन कुछ ज़्यादा सीरियस है इसीलिए तो टेलीग्राम भेजा है। इसलिए उसने घर जाने के लिए वह बेचैन हो उठी थी। शाम के 6 बज चुके थे। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने हॉस्टल पहुँच गई। देखो कॉलेज में प्रैक्टिस कर रही थी ना, और तब तक 6 बज गए थे शाम के, इसलिए वह जल्दी से हॉस्टल पहुँच गई। जैसे ही उसने अपने कमरे में प्रवेश किया, माया ने उसके उदास चेहरे को देखकर समझा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। देखो माया तो नहीं हिस्सा ले रही थी, वह तो कमरे में हॉस्टल में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। लेकिन मीनू को आते देखकर उसने पहचान लिया कि मीनू का चेहरा उदास है और उसे लगा कि शायद मीनू की तबीयत ठीक नहीं है। मीनू को बैग में कपड़े लगाते देखकर माया ने पूछा, मीनू क्या बात है, कहाँ जा रही हो तुम? देखो पहले तो माया को लगा मीनू की शायद तबीयत खराब होगी, लेकिन जब मीनू कपड़े भरने लगी बैग में तो माया ने तुरंत पूछ लिया, मीनू क्या बात हो गई, कहाँ जा रही हो तुम? मीनू ने रुआसी आवाज़ में कहा, मैं मीरापुर जा रही हूँ, अभी अभी टेलीग्राम आया है, पिताजी बीमार है, मुझे शीघ्र ही जाना होगा। देखो रुआसी आवाज़ है ना, रोते रोते रोने जैसी आवाज़ हो जाती है। हम जब अंदर से बहुत तकलीफ में होते हैं तब हमारी आवाज़ का स्वर अलग हो जाता है, उसे कहते हैं रुआसी आवाज़। और वो कहने लगती है कि मैं तो मीरापुर जा रही हूँ, अभी टेलीग्राम आया है, मेरे पिताजी बीमार है, मुझे जल्दी से बुलाया है। अच्छा, पर अब तो रात हो चुकी है, इतनी रात में अकेले तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, और फिर यह रास्ता भी खराब है, कल सुबह चली जाना। माया ने उसे समझाते हुए कहा, देखो एक अच्छा फ्रेंड या अच्छी सहेली कौन होती है, उसे कितनी परवाह है मीनू की। वह कहती है कि देखो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब तो रात होने वाली है और रात में तुम्हें अकेला जाना अच्छा नहीं रहेगा और रास्ता भी बहुत ख़राब है, इसलिए तुम कल सुबह चली जाना।
हाँ, रात तो हो चुकी है, पर मेरा यह 1 मिनट के लिए भी रुकना संभव नहीं हो सकेगा। मीनू ने अपना बैग कंधे पर रखते हुए कहा। हाँ भाई, मीनू की भी बात सही है। उसे लगता है कि पता नहीं पिताजी कितने बीमार है, क्या बीमार है, इसलिए वह कहते रात तो हो चुकी है। यह बात तो सही है, लेकिन मैं तो अभी 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुक सकती, मुझे तो जाना ही है। और वो अपने बैग कंधे पे लटका लेती है। जैसे ही मीनू ने खिड़की से बाहर झाँका, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। इतनी रात गए, उसे जाने में भय सा महसूस हुआ। उसने अपने कंधे से अपना बैग उतारा और पलंग पर लेट गई। देखो, मन तो कर रहा था नहीं नहीं जाना तो है ही, लेकिन जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो घनघोर अंधेरा था। और अंधेरा देखते ही उसे महसूस हुआ कि नहीं नहीं, सही में मुझे इस अंधेरे में जाना उचित नहीं होगा। इसलिए उसने तुरंत अपने कंधे से बैग उतारी और पलंग पर रख दी। उसका मन पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। काश उसके पंख होते तो वह उड़कर अपने घर पहुंच जाती। इस समय उसकी दशा पिंजड़े में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने के लिए झटपटाहट सी थी। एक परतंत्र पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। देखो कितना सुंदर वर्णन किया है कि जब उसे पता चलता है कि पिताजी बीमार है तो उसका मन बेचैन हो रहा है, कि उसे लगता है कि काश मैं क्या होती, तो काश मेरे पंख होते तो मैं झट से उड़कर मेरे पिताजी के पास चली जाती। उसे लग रहा था वह अभी नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? क्योंकि रात हो चुकी थी और रात के समय को वह कहती है कि यह समय उसकी दशा पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह है। उसे लग रहा था यदि रात नहीं होती ना तो मैं झट से उड़ जाती। यह रात का समय जो है वह पिंजड़े के समान है और मुझे इस अंधेरे ने बंद कर दिया है। इसलिए वह कहती है कि इस समय यानी रात के समय को कहा गया है। इस समय उसकी दशा पिंजड़े में बंद एक पक्षी की तरह थी। उसके हृदय में उड़ जाने की छटपटाहट थी। एक परतंत्र के पक्षी के समान अपनी स्थिति जानकर उसकी आंखों में आंसू। उसे लग रहा था मानो कोई पक्षी को जैसे पिंजड़े में बांध रखा है, उसे उड़ना है लेकिन वो उस पिंजड़े में बंद है। उसी तरह इस अंधेरे समय ने उसे बांध के रखा है, ऐसा उसे लग रहा था और उसके आंखों से आंसू छलक आए। रात भर वह बेचैनी से करवटें बदलती रही। अनेक अच्छे बुरे विचार उसके मस्तिष्क में उठते रहे, जिससे उसका मन और अधिक बेचैन हो उठा। अब उसे इंतजार था उस प्रातः का जब वह स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकेगी। देखो, रात भर वह करवटें बदलती थी। हाँ भाई, उसे नींद भी कैसे आएगी? पिताजी की खबर मिली है कि वह बीमार है तो उसे नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि वह पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी। अनेक अच्छे बुरे विचार मस्तिष्क में घूम रहे थे। हाँ, ऐसे समय में हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग में कई सारे सवाल उठते। कैसी तबीयत होगी, क्या चालू होगा, घर में सब क्या कर रहे होंगे, पिताजी को अस्पताल लेके गए हैं या फिर नहीं, वो कुछ भी समझ नहीं उठ रही थी और इसके कारण वह बेचैन उठ रही थी। अब उसे किसका इंतज़ार था? तो उसे इंतज़ार था सुबह होने का। वह कहती है कि यदि सुबह हो जाती है तो मैं स्वतंत्र पक्षी की तरह अपने घर को जा सकूंगी। तात्पर्य उसने अंधेरे को यानी रात को कहा था परतंत्र और सुबह को कहा है स्वतंत्र। तो आज हम ये अध्याय यही समाप्त करते हैं। आशा करती हो आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।